सबसे पहला बदलाव क्या होगा आपका? सबसे पहला काम तो मैं करूँगा आगरा को स्वच्छ बनाने का। और बारिश के मौसम में जब शहर की ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो व्यक्ति बाहर निकलने से भी घबराते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कॉमर्शियल एरिया अलग और रिहायशी एरिया अलग। तो अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं ये भी करने की कोशिश करूँगा। और आप देखिए, कल्पना करिए अगर ऐसा हो जाए, तो ये शहर कितना खूबसूरत लगेगा। और ये हर एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है। जी, जी। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी यूथ को या किसी भी युवा को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर जब आपका एक दरवाज़ा बंद करता है, तो ये तय मानिए कि वो दूसरा दरवाज़ा खोल के रखता है। और ऐसा नहीं है सेलिब्रिटीज़ तमाम सारा टाइम पार्टियों में खराब भी करती हैं, जिनका कोई नॉनसेंस पार्टियों में जिनका कोई मीनिंग नहीं है। कोरोना काल आया, हमें मालूम चला कि हमारे मसालों का क्या महत्व है। वो तो ऑलरेडी हमारी सब्जी में थे। शायद हो सकता है इसीलिए हमारे यहाँ मौतें कम हुई हों, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट में, जिनका नाम है डॉक्टर महेश धाकड़ जी, जो कि आगरा में जर्नलिस्ट हैं, राइटर भी हैं और एजुकेशन भी कराते हैं और सोशल वर्क बहुत करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो जानेंगे आज सर की जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं। सर, स्वागत है आपका विवेक शर्मा टॉक शो में। थैंक यू। सर, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में 3 वर्डों में पूछना चाहूँ तो आप वो क्या होंगे आपके? देखिए, मैं सबसे पहले एक जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट होने के नाते मेरे 3 सूत्र अपने करियर में रहे हैं। मोर देन 2 डिकेड्स का मेरा करियर रहा है। एक तो प्रोफेशनल एक्सीलेंसी, प्रोफेशनल डेडिकेशन और प्रोफेशनल कमिटमेंट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं किसी भी जर्नलिस्ट को जो ख़ास बनाती हैं और उसको सक्सेस का एक राह दिखाती हैं। तो उनको मैंने अपने इस लंबे करियर में हमेशा अपने साथ रखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे काफ़ी सफलताएँ मिली। जो मैंने सपने देखे थे वो मुझे साथ में। साकार करने का मौका मिला। ओके। लाइफ का कौन-सा यू-टर्न आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा? इंटरव्यू के लिहाज से या किस तरीके से? इंटरव्यू से? हाँ, इंटरव्यू के लिहाज से मुझे 2 शख्सियतों के साथ जो मेरा इंटरव्यू रहा, वो मेरे जीवन का शायद बहुत ही अनमोल इंटरव्यू बन के रह गया है। एक तो भूपेन हज़ारिका साहब, जिनको भारत रत्न मिला, और संगीत की दुनिया के बहुत बड़े सितारे थे वो। और दूसरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, उनको भी भारत रत्न मिला। तो ये मेरे करियर के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं 2 भारत रत्नों के इंटरव्यू जी, और 1 टू 1 कर चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, जी, जी। थैंक यू। ओके। आज के टाइम में जो जर्नलिस्ट हैं, अक्सर टीआरपी पे बात करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक जर्नलिज़्म के एथिक्स की बात है, जर्नलिज़्म प्रो पीपल प्रोफ़ेशन है ना? और हमें हमेशा काम करते वक़्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम लोगों के हित में काम करें, ना कि उनके अहित में काम करें। टीआरपी की जो होड़ है, उसके चक्कर में आज की जो तारीख में जो जर्नलिज़्म हो रही है, मैं उसे ठीक नहीं मानता। क्योंकि कभी-कभी हम टीआरपी के लिए कुछ ऐसे स्टेप उठाते हैं जो किसी और की ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ डालते हैं बड़े हेडलाइन में। मैंने हिंदुस्तान अखबार में जब नौकरी जॉइन की, तो मेरी जो चीफ एडिटर थी, उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लेने के बाद मेरा सिलेक्शन किया, तो उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक सूत्र मेरी ज़िंदगी के लिए दिया। हो सकता है अब अन्य लोगों के लिए दिया भी हो, पर मुझे वो आज तक याद है। उन्होंने कहा कि एक खबर भले ही छूट जाए, मगर आपकी एक खबर लिखने से ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की मानहानि हो, किसी को कष्ट पहुँचे, दुःख पहुँचे। क्योंकि आप वो खबर लिख देंगे तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, वो एक दस्तावेज़ बन जाएगा। लग गया। और डेफ़िनेटली उस आदमी के मन में आपके प्रति एक घृणा पैदा हो सकती है, आपके अखबार के प्रति एक अरुचि पैदा हो सकती है, और मीडिया को लेकर के एक विद्वेषपूर्ण भावना पैदा हो सकती है। तो इसलिए आप वो खबर छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रो पीपल जर्नलिज़्म कर रहे हैं, है ना? हम लोगों के हित में कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं।
तो वो सूत्र मैंने अपने करीब 1 डिकेड से ज़्यादा 11 साल मैंने हिंदुस्तान में नौकरी की, हुँ, एज़ ए सीनियर रिपोर्टर भी रहा मैं। और उस दौरान मैंने उस बात का ध्यान रखा कि भले ही एक खबर छूट जाए पर ऐसा ना हो कि किसी के दिल को ऐसा ठेस पहुँचे मेरी खबर से, क्योंकि मेरी मंशा ये नहीं है। मैं इस पेशे में इसलिए किसी को दुःख पहुँचाने नहीं आया हूँ, किसी के दुखों को कम करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरा सूत्र रहा काम करने का, और सारे लोग इस रूप में मुझे जानते भी हैं। जी, जी। नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि आप आगरा में इतने प्रचलित हैं और लोग आपको जानते हैं। जैसे आपकी सोच ही आपको बताती है कि आपको आगे इसी से आपकी जो सक्सेस मिली इसी से आई थिंक इस जी, जी, जी। क्योंकि आपने ये सोच लिया कि नहीं, मैं किसी से मेरा अहित ना हो। अहित ना हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने हमेशा प्रो पीपल जर्नलिज़्म की है, जी, जी। और जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों का प्यार आपको जी, मिलता जी। है। अगर आपको आज एक इश्यू चूज़ करना हो, आगरा को या इंडिया को बदलने का, तो वो क्या हो सकता है? देखिए, वैसे तो मैं बहुत छोटी-सी बात कह रहा हूँ जो कि गांधी जी ने भी कही थी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कही थी। स्वच्छता हमारे देश का सबसे बड़ी समस्या है। कहने को तो वो बहुत छोटी है, मगर स्वच्छता हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और अगर उससे हम पार पा लें, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप कल्पना कीजिए, छोटे-छोटे देश हैं मॉरिशस, हाँ, जाइए आप, वहाँ की जो स्वच्छता है उसे सफाई। देखिए, साफ-सफाई को देखिए। और एक हमारा भारत है जिसके पास, मैं भारत की जनसंख्या को बोझ नहीं मानता, मैं उसे मैन पावर मानता हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स मानता हूँ। जब हमारे पास काम करने वाले इतने हाथ हैं, तो हम किसी चीज़ को मैनेज कैसे नहीं कर सकते? हुँ। आज कितने बेरोज़गार लगे हुए हैं। आप उन बेरोज़गारों में से कुछ को सिलेक्ट करके, और सिर्फ़ इस बात के लिए आप जो तैनात कर दीजिए कि कोई भी व्यक्ति गंदगी फैलाएगा, उस पर ₹500 जुर्माना होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की जेब से ₹500 सिर्फ़ इसलिए जाएँगे कि उसने एक बिस्किट के पैकेट का खाली खोखा बाहर फेंका, तो आगे ₹500 नहीं देना चाहेगा और कभी भी नहीं फेंकेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, केंद्रीय हिंदी संस्थान में रिपोर्टिंग करने जाता था, तो वहाँ विदेशी बच्चे आते तो कप में चाय वग़ैरह जैसे मिलती है हम लोगों को, उस तरीके से उनको मिलती थी। हम भारतीयों की आदत अमूमन ये होती है कुर्सी के नीचे सरका देने हाँ, की जी, कप जी, को, है बिल्कुल। ना? मगर उन बच्चों में मैंने एक आदत क्या देखी कि वो अपने पर्स में रख लेते थे उसको, हुँ, कप को, और जहाँ डस्टबिन होता था वहाँ डालते थे। तो हमें स्वच्छता को लेकर के फ़ोकस करके हुँ। अपने देश को और सुंदर बनाना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात कही आपने स्वच्छता को लेके और ये हर एक नागरिक की ज़िम्मेदारी है। जी, जी। और मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, उसमें पनिशमेंट होना चाहिए। हुँ। आप आगरा में जो फरे से बाहर निकलते ही सीट बेल्ट बाँधने लगते हैं। आप दुबई में जाते ही जो है कहीं भी थूकते भी नहीं हैं। हुँ, ऐसा क्यों? सिविलाइज़्ड हो जाते हैं ना आप, क्योंकि डर है आपको, हुँ। कानून का भय है, यहाँ नहीं है। सज़ा का भय है। यहाँ सज़ा नहीं है, पूरी आज़ादी है। आज़ादी का मतलब, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। बिल स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में मूलभूत अंतर है। तो इसलिए पनिशमेंट होना चाहिए, हुँ। तभी लोगों को आदत पड़ेगी। जी, जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने जो आप लेखन करते हैं, आप लिखते हैं, राइट करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं उसके थ्रू? देखिए, मैं आपको बताऊँ, वैसे तो मैंने तमाम सारी क्षेत्रों में काम किया है, पर 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे एजुकेशन का, मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग करता था, केंद्रीय हिंदी संस्थान की रिपोर्टिंग करता था, है ना? और दूसरा साहित्य, कला, संस्कृति, एंटरटेनमेंट और सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, ये सब चीज़ें मेरी कार्यक्षेत्र में आता था। तो मैंने मूलतः ये कोशिश की कि कोई भी कलाकार जिसकी कोई भी मदद ना कर रहा हो, और जिसकी अंतिम आस एक अखबार या एक मीडिया संस्थान होती है, मैं उसके ज़रिए अगर उसको एक्सपोज़र दे सकूँ, उस कुछ मदद कर सकूँ, तो वो मैंने करने का प्रयास किया। और मैंने सदैव ये कोशिश की कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र, कोई भी कलाकार मेरे द्वार पर चल के ना आए, बल्कि मैं उसके द्वार पर चल के जाऊँ, ताकि उसका सम्मान बढ़े। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने हमेशा कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम जब भी किया, तो मैंने उनके प्रति एक सम्मान का भाव, स्नेह का भाव और उनके प्रति सहानुभूति का भाव बनाए रखा, और यही वजह रही कि मैं तमाम ऐसे कलाकारों को एक्सपोज़र दे सका, जिनको कि अमूमन हाशिए पर रखा गया है या जिनको इग्नोर किया गया। जी, जी, जी। आपको क्या लगता है आज का यूथ जो अपनी जो वो जो जैसे कल्चर है उससे दूर होता जा रहा है? क्या वो एक ऐसे समाज में जा रहा है कि जहाँ उसको लगता है कि कहाँ पर आ गए? या एक क्या कहते हैं वो कहते हैं कि नई सोसाइटी बना बना रहा है?
उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, हर देश की, हर समाज की एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है जी। ना? एक सांस्कृतिक पहचान होती है और वो वहाँ के परिवेश, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों और वहाँ के ऐतिहासिक जो विरासत है, उसके ज़रिए तय होती है। तो हमें अपनी जो मूलभूत आइडेंटिटी है, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है, उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हम विज्ञान, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में खूब तरक्की करें, मगर अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं मतलब चाहिए। भूलना चाहिए। अब जैसे हम लोग ब्रज में रहते हैं, तो हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, बहुत गौरवशाली कल्चरल हेरिटेज है। अब मैं बस एक बात कह के उस बात को विराम दूँगा कि हम ब्रज भाषा बोलने में बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं या हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। अरे भई! जिस भाषा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से बोला हो, वो भाषा मतलब ठीक है। आपके लिए ऐसी कैसी हो सकती है जिसे बोलने में आप हिचकें या जिसमें शर्म महसूस करें? जिसे कन्हैया ने बोला है, उस भाषा को आपको बोलने में क्या दिक्कत है? तो हमें अपनी कल्चरल जो हेरिटेज है, उसको बिल्कुल भी नहीं भुलाना चाहिए। हम जीन्स भी पहने मगर अपनी जो भारतीय वेशभूषा है उससे भी कोई परहेज ना करें, ताकि हमारी एक पहचान बनी रहे। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए, हमारी तरफ जो पूरी दुनिया आकृष्ट होती है, वो हमारी कल्चरल हेरिटेज की वजह से ही होती है। हमारी आध्यात्मिक, दार्शनिक, कलात्मक जो हमारी विरासत है, उसी की वजह से होती है। अगर आप ये सोचते हो उनके पास विलासिता के असीमित साधन हैं, मगर वो आप देखिए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, आश्रमों में जो पड़े रहते हैं, सारी सुख-सुविधाओं को छोड़ कर के, वो इसीलिए मन की शांति के लिए और जो हमारी सोल को, आत्मा को जो भोजन चाहिए, आत्मा का भी एक भोजन होता है ना, उसके लिए। वो एक और जो चीज़ हमारे पास खुद के पास है, उसे हम भुलाए बैठे हैं। कोरोना काल आया, हमें मालूम चला कि हमारे मसालों का क्या महत्व है। वो तो ऑलरेडी हमारी सब्जी में थे। शायद हो सकता है इसीलिए हमारे यहाँ मौतें कम हुई हों, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग थी। तो हमारी जो कल्चर है उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। हुँ। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन रखूँगा, अगर आपको आगरा शहर के लिए एक दिन के लिए मेयर बना बना दिया जाए, तो सबसे पहला बदलाव क्या होगा आपका? देखिए वही बात मैं फिर से रिपीट करूँगा, सबसे पहला काम तो मैं करूँगा आगरा को स्वच्छ बनाने का, है ना? दूसरा काम ये है कि जैसे बारिश का भी मौसम होके निकला है, आपने देखा होगा कि थोड़ी-सी देर की बारिश में और पूरा शहर लबालब। पानी भर गया है। बारिश का मौसम हमारे लिए ईश्वर की दी हुई एक ऐसी नियामत है, एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जिसे हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। इस बारिश के मौसम से पूरी संस्कृति जुड़ी हुई है फागुन की। झूले लटकाना, उन पर झूलना, मल्हारें गाना, कजरी गाना, ये सब चीज़ें, है ना? और बारिश के मौसम में जब शहर की ड्रेनेज और सीवेज व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो व्यक्ति बाहर निकलने से भी घबराता है। अगर निकल जाता है तो कहीं फँस जाता है और जब कहीं फँस जाता है, तो जान भी जोखिम में आ जाती है। तो सबसे पहले तो स्वच्छता, दूसरे नंबर पर ये ड्रेनेज और सीवेज जो व्यवस्था है वो, और तीसरे नंबर पर हम देखिए एक चीज़ और भी है मैं आपको बताऊँ, हमारा जो एस्थेटिक जो सेंस है, वो अलग तरह का होना चाहिए। अलग तरह का किस तरीके से? कि हम अपनी जहाँ रिहाइश है, वहाँ पर मार्केट बना देते हैं, हुँ। ठीक है? अब हमारे जीवन का जो कुछ सुख और सुकून है, वो तो वो मिट गए, है। वो तो छिन गया। हम पूरे दिन 8 घंटे कहीं नौकरी करके, कहीं व्यवसाय में करके जब घर लौटते हैं, जैसे पंछी अपने घोंसलों में लौटते हैं, जी, तो वहाँ सुख और सुकून मिलना चाहिए। वो भी नहीं है तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कॉमर्शियल एरिया अलग और रिहायशी एरिया अलग। तो अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं ये भी करने की कोशिश करूँगा और आप देखिए कल्पना करिए अगर ऐसा हो जाए, कि ये शहर कितना खूबसूरत लगेगा। लगे, बिल्कुल। ये 3 चीज़ें प्रमुख तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जी, नहीं बहुत अच्छा आपने आपने आप आपकी अपनी सोच को बताते हैं कि आप मतलब किस तरीके से जी, सोचते जी। हैं। जी, जी। सर मैं आपसे क्या कहते हैं जैसे आप राइटर हैं, आप पेन के साथ लिखना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है या जो माइक के साथ आप बैठे हैं उसके साथ आपको अच्छा लगता है? इस मामले में बड़ा लकी हूँ मैं, दोनों में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। जी। मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय मैंने टेलीविज़न के लिए भी काम किया, एनटीवी के लिए भी काम किया, केबल और सिटी केबल के भी लिए काम किया हुँ। और मैं जब वहाँ काम करता था, हर रोज़ एक जो है कहना चाहिए एक्सक्लूसिव स्टोरी करता था।
तो लोग मेरे को रास्ते चलते भी पहचानने लगे थे कि ये जो है फलाँ चैनल का रिपोर्टर जा रहा है। तो और रेडियो के लिए भी मैंने काम किया है, कम्युनिटी रेडियो से भी जुड़ा रहा हूँ और आकाशवाणी पे तो अभी निरंतर मैं अपनी टॉक वगैरह देता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री की है, तो मुझे सारे माध्यम अच्छे लगते हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ जो आपने नहीं पूछी है पर मैं बता देता हूँ। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, हमारे आगरा के बहुत बड़े रंगकर्मी थे विनय पसारिया साहब, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, बड़ी एप्रिशिएट की गई। राज बब्बर ने उसको लॉन्च किया, जो फ़िल्म स्टार राज बब्बर हैं उन्होंने। और उसके अलावा अभी मैंने एक दहेज का चक्रव्यूह फ़िल्म लिखी है, जिसकी कथा, पटकथा, संवाद मैंने ही लिखे देखा हैं देखा और उसे बड़ा एप्रिशिएट किया गया। और खुशी की बात ये है कि वो ओटीटी पे बिक भी गई है और जल्द ही सब लोगों को देखने को मिलेगी। 1-2 और प्रोजेक्ट पे मेरी बात चल रही है, तो मेरे को हर माध्यम में कंफर्टेबल महसूस होता है। ओके। अगर आपके पास कोई टाइम मशीन हो पीछे जाने के लिए तो आप वहाँ जाना चाहेंगे या जो है वहीं रहना चाहेंगे? देखिए हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। अगर टाइम मशीन और मुझे पीछे लौटना पड़े, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर बनना चाहूँगा। अरे वाह! क्योंकि मैंने जब जर्नलिज़्म जॉइन किया था, तो मुझे लगता था शायद मैं सोशल एस्पेक्ट के साथ इस करियर में आया। मैं सिर्फ़ पैसे कमाने या मतलब अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि जर्नलिज़्म के पेशे में बहुत पैसा नहीं है, हुँ, पर यश और सम्मान बहुत है। बहुत। मुझे ये लगता था कि शायद मैं इस पेशे में आने के बाद समाज में कुछ परिवर्तन ला पाऊँगा, लोगों की सोच में परिवर्तन ला पाऊँगा। मगर मैं बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि शायद वो पूरा फुलफ़िल नहीं हो पाता है, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारी बाउंडेशन होती है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं और आपको अपने संपादक और अपने चैनल के डायरेक्टर के हिसाब से काम करना होता है। तो पूरी फ्रीडम आपके पास नहीं होती है, हालाँकि थोड़ा बहुत फ्रीडम होती है जिसके तहत हम काम कर लेते हैं। एक प्रोफ़ेसर के पास ये पूरी फ्रीडम होती है कि वो अपने शिष्यों को किस तरह की शिक्षा दे और शिक्षक के प्रति जो लोगों में सम्मान होता है, वो उसको मतलब बनाए रखते हैं। और दूसरा ये कि जो शिक्षक बताता है, उस पर पालन करते हैं लोग। और वहाँ किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है कि प्रिंसिपल का ये प्रेशर हो कि आप अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हो? ऐसा कतई नहीं है। या आप ये शिक्षा क्यों दे रहे हो? तो अगर कोई टाइम मशीन के ज़रिए मैं अगर अपने जीवन में वापस लौट सकूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी भी फ़िलॉसफ़ी से की है और एमए भी फ़िलॉसफ़ी से किया है और एमबीए भी किया है मैंने एचआरएम में स्पेशलाइज़ेशन के साथ, और मास्टर इन मास कम्युनिकेशन भी किया है। अच्छा। 3 मैंने डिप्लोमा भी किए हैं, जर्नलिज़्म, मास कम्युनिकेशन और क्रिएटिव राइटिंग हिंदी में। और विदेशी भाषा में रूसी भाषा भी थोड़ी-सी सीखी है। अरे! उसका एक सर्टिफ़िकेट कोर्स किया है और अभी फ्रेंच में भी एक सर्टिफ़िकेट मैंने हासिल किया है। और उर्दू का भी खत-ओ-किताबत कोर्स मैं जामिया मिल्लिया से कर रहा था, मगर वो पत्रकारिता में क्योंकि समय नहीं मिलता है, तो इसलिए वो अधूरा रह गया, मगर उसे करूँगा ज़रूर मैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर प्रोफ़ेसर बन सकता होता तो और अच्छा कर सकता होता। ओके। ऐसे जैसे आप जब ये पत्रकारिता करते हैं, उस समय आपके साथ कोई ऐसा मज़ेदार किस्सा हुआ हो जो कि आपको सोचने पड़े ये क्या हुआ? ऐसा कुछ रोमांचक हो? देखिए हुए तो बहुत सारे किस्से हैं जी। और पर कभी-कभी क्या है, बड़ी निराशा होती है और कई कलाकार ऐसे होते हैं जिनके इंटरव्यू के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और वो नहीं हो पाते हैं। तो उस वक़्त जो निराशा होती है, वो कहीं न कहीं जो है गहरा असर डालती है आपके मन में। जैसे मैं वहीदा रहमान साहब का इंटरव्यू लेना चाहता था, लीजेंडरी आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड की, और वो जो है जेपी पैलेस होटल में रुकी हुई थी। मैं उनके इंटरव्यू के लिए गया और मैंने नीचे से उनके कमरे में फ़ोन मिलाया। मैंने उनके कमरे का नंबर तक पता कर लिया और वहाँ फ़ोन मिलाया मैंने नीचे रिसेप्शन से। पर अफ़सोस की बात कि उन्होंने मना कर दिया इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही कादर ख़ान साहब के इंटरव्यू के लिए गया मैं, जेपी पैलेस होटल में ही, उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। इसी तरीके से कई कलाकार ऐसे रहे, उनमें एक कंगना राणावत भी हैं। कंगना राणावत का इंटरव्यू लेने गया अतिथि होटल में, वो एक फ़िल्म के सिलसिले में आई हुई थी और उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू नहीं दिया, अपनी पीआर टीम का नंबर दे दिया। हाँ। उन्होंने जो वक़्त दिया उस पर मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, अमिताभ बच्चन के साथ भी यही हुआ, मैं अमर विलास होटल में पहुँच भी गया, पर वो अमिताभ बच्चन की टीम ने मुझे टाइम नहीं दिया। अभिषेक बच्चन के साथ तो मैं एएसआई के दफ़्तर में ताजमहल में करीब 1 घंटे रहा, पर मैं बैठा रहा, पर उसने बात करने से
इनकार कर दिया। तो मेरा दरअसल सेलिब्रिटी वाला जो क्षेत्र है वो बड़ा रिच रहा है और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियतों के इंटरव्यू किए हैं, पर कुछ शख्सियत ऐसी जिनका इंटरव्यू नहीं कर पाया। अब जैसे मैं आपको एक बताऊँ, अमेरिकी राइटर हैं दीपक चोपड़ा, हुँ। बहुत बड़े राइटर हैं, उनका बहुत सहज तरीके से इंटरव्यू किया मैंने। नहीं, जैसे मैंने आप बड़ी की बात हो रही है, तो मैंने देखा है जो ज़्यादा बड़ा इस तरह का व्यक्ति होता है ना, वो आपसे मना नहीं करेगा। हाँ, कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं, झुके हुए होते हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी कलाकार को कहीं न कहीं उसके फैन फॉलोइंग के बीच में पहुँचाने का काम पहुँचाने का काम करता है। करते हैं। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत सोच तो ये है, अगर मैं उनकी जगह पर हूँ तो मना नहीं करना चाहिए। टाइम भले ही थोड़ा दे दो और देना चाहिए। देने से। क्योंकि आप ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि कोई आपके पीछे दौड़ रहा है, कोई आपके इंटरव्यू लेने के लिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। हुँ, तो बिल्कुल। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति का कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। एक आम व्यक्ति का मैं भी इंटरव्यू नहीं ले सकता, करूँगा क्या? हुँ, कहाँ छापूँगा? हुँ, अखबार तो छापेगा नहीं। तो इसलिए ईश्वर ने अगर आपको, क्योंकि प्रसिद्धि और एक मुकाम बड़े भाग्य से मिलता है, बड़ी मेहनत से मिलता है और अर्श पे पहुँचने के बाद फर्श को हमेशा देखते रहना चाहिए कि कभी मैं इसी फर्श पे था, आज मैं अर्श पे हूँ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के देना चाहिए इंटरव्यू। जी, और मैं तो मतलब आप समझिए मेन स्ट्रीम मीडिया में रहा हूँ, अमर उजाला में रहा, हिंदुस्तान में रहा और अच्छे अखबारों में मैंने काम किया और उन अखबारों के लिए भी अगर कोई इंटरव्यू नहीं दे, तो अफ़सोस होता है ना। बिल्कुल। लाखों में छपते हैं, लाखों तक पहुँचते हैं। और आप उसमें लोग पढ़ते भी थे ना। पढ़ते हैं, आपकी 5 मिनट की बात को लोग पढ़ते हैं, पढ़ते। है ना? और ऐसा नहीं है सेलिब्रिटीज़ तमाम सारा टाइम पार्टियों में उनमें खराब भी करते हैं, जिनका कोई नॉनसेंस पार्टियों में जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है ना? पर ये होता है कि जो व्यक्ति एक बार सफलता हासिल कर लेता है तो उनको शायद इन चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। जी, बिल्कुल। और सर, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको जर्नलिस्ट करनी चाहिए या जैसे आजकल जो चल रहा है कि आप ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरीके से टीआरपी को लेके बढ़ा चढ़ा के करते हैं लोग, वो नहीं उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है उसमें? नहीं, आप जर्नलिज़्म के संदर्भ में पूछ रहे हैं या ओवरऑल के ओवरऑल तरीके से? सबका। देखिए, अब क्या है कि जिस वक़्त हमने करियर की शुरुआत की थी, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 ऑप्शन होते थे। हमने भी जब बायो ग्रुप से मतलब इंटरमीडिएट किया और उसके बाद फिर हमने सोचा कि डॉक्टर बन जाएँ। 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ और बहुत ज़्यादा टीचिंग कर लो। मतलब ऑप्शन ही नहीं होते थे ज़्यादा, या फिर रेलवे में लग जाओ या डाक विभाग में लग जाओ, सरकारी नौकरियों में, बैंक में लग जाओ। उसी दौरान एक रिपोर्टर सीरियल आया हुआ था, दूरदर्शन पे, आपको याद हो, रिपोर्टर जिसमें शेखर सुमन रिपोर्टर बना था। उस सीरियल ने मुझे बड़ा प्रभावित किया जी, और मुझे ये लगा कि जर्नलिज़्म बहुत बड़ा मतलब प्रोफ़ेशन है और इसको आप स्वीकार करके और बहुत कुछ कर सकते हो। तो वहाँ से मेरे को ये लगा, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। आज मेरे साथ में पढ़े हुए लोग बहुत अच्छे-अच्छे मुकाम पर हैं, समझे? अनूप दीक्षित जिनका भी आपके स्टूडियो के पास में हॉस्पिटल है, यहीं टंकी के पास में है, अच्छा। तो वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, वो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं। अरे! मैं नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, एक निराशा हुई पर कोई बात नहीं, पर मैंने जर्नलिज़्म के करियर को चूज़ किया। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी यूथ को या किसी भी युवा को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर जब आपका एक दरवाज़ा बंद करता है, तो ये तय मानिए कि वो दूसरा दरवाज़ा खोल के रखता है। बस आपको उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। जीवन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं करियर के, और आप ये मान के चलिए, अगर आपने तय कर लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया, तो किसी भी करियर में कामयाब हो सकते हैं आप। आप किसी भी करियर में कामयाब हो सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ब्रश चलाने वाला एमएफ हुसैन नाम का कलाकार और करोड़ों में पेंटिंग बेच सकेगा। आप सोचिए। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी करियर हो, चाहे वो आपका सोशल मीडिया का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे पीआर का हो, कोई भी करियर हो, चाहे आर्टिस्टिक करियर हो, चाहे नॉन आर्टिस्टिक करियर हो, सब में संभावना है। बस सब बात ये है कि 100% देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। 50-50 कुछ नहीं चलेगा, हुँ, हाफ हार्टेड कुछ भी नहीं चलेगा। आपको उसमें जान झोंक देनी पड़ेगी, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी।
मैं जानता हूँ मेरे पिताजी हाई स्कूल भी पास नहीं थे, मेरे बाबा तो 3 ही क्लास पढ़े हुए थे, मेरे पूरे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। इसके बावजूद मैंने संकल्प लिया कि मुझे ऐसे पेशे में जाना है जहाँ सिर्फ़ पढ़े लिखे ही होंगे। और आपके पास हालाँकि वक़्त कम है, पर मैं एक बस वाक़या आपको सुनाता हूँ और उसके बाद मतलब अपनी इस बात को विराम देंगे। मैं जब जर्नलिज़्म का कोर्स किया, तो मैं जर्नलिज़्म का कोर्स करते हुए करने के दौरान ही संडे मेल अखबार में एक जो कंट्रीब्यूटर्स के लिए वो निकली थी जगह जगह हाँ, तो आंचलिक प्रतिनिधि उसका नाम दिया गया था। तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। रामदत्त त्रिपाठी जो बीबीसी के ब्यूरो चीफ हैं शायद अभी भी, वो हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे और उन्होंने मेरा मतलब मुझे उसके लिए चुना। तो मैं जर्नलिज़्म का कोर्स करते हुए ही, डिप्लोमा करते हुए ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जाने लगा, सर्किट हाउस और जगह जहाँ भी है ना कोई, वो मुझे बताते थे कि कोई वीआईपी आया है तो हमें उसकी ज़रा रिपोर्टिंग दो। हालाँकि शुरुआत थी, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया, मगर हौसला बढ़ रहा था कि चलिए कुछ शुरुआत तो हुई। उसके बाद जब मैं उजाला अखबार में गया, क्योंकि एक मुझे फुल टाइम जर्नलिज़्म चाहिए थी, वो तो एकदम पार्ट टाइम थी, कभी-कभार, है ना? तो उससे तो काम चल नहीं सकता था। मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया में करियर बनाना था और नौकरी हासिल करनी थी, फुल टाइम जॉब करके अच्छी तनख्वाह प्राप्त करनी थी। तो मैं उजाला अखबार में गया तो पहले ही दिन मेरा इंटरव्यू लेने के बाद वहाँ के जो मैनेजिंग एडिटर थे, उन्होंने मुझे भेज दिया। उस समय यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंजूर अहमद साहब हुआ करते थे। अच्छा। तो जाइए और आप जो है वाइस चांसलर साहब का इंटरव्यू करके लाइए। आह! अब जो व्यक्ति, जो बच्चा जो है अपने टीचरों से डरता हो, उससे कह दिया जाए कि आप वाइस चांसलर का इंटरव्यू कर लाइए, तो उसकी क्या हालत होगी? बिल्कुल। तो दफ्तर से मैं बाहर निकला और पसीने-पसीने, और मेरे को तो ये लगने लगा मैं कैसे करूँगा भाई? समझ में ना आया कुछ? समझ में ही नहीं आया। मैं भाग गया, अखबार से ही भाग गया मैं, और 6 महीने तक उस अखबार के आस-पास भी नज़र नहीं आया डर के मारे में। अच्छा। भाई मेरे से तो नहीं होगा ये। हाँ। अब वो 6 महीने बाद में इस उम्मीद के साथ कि चलो अब अला-बला टल गई होगी, चलते हैं, फिर दोबारा पहुँचा। बोले कहाँ चले गए थे? अरे सर वो इंटरव्यू के लिए आपने बोला था और मुझे डर लगा, और मैं तो टीचरों से डरता हूँ, तो वाइस चांसलर का इंटरव्यू कैसे करता? बोले नहीं, हम आपको मजबूत करना चाहते हैं और अब दोबारा भी शुरुआत आप करोगे तो उसी से करोगे, आप मंजूर अहमद साहब का ही इंटरव्यू लेके आओगे। अब की बार मैं नहीं डरा, मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं इंटरव्यू लेके आया, हालाँकि थोड़ा-सा डर भी लगा और हाथ भी कँप रहे थे और सब कुछ था। पर मैंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद मैंने उसे लिख के दिया और वो छपा भी। अच्छा। उसका मुझे पुरस्कार ये मिला, मेरे को हमारे जो एडिटर थे उन्होंने वीआईपी बीट दे दी। अच्छा। और वीआईपी बीट देने के बाद मैं सर्किट हाउस में जो भी वीआईपी आता था उनके इंटरव्यू लेने जाने लगा। और मैं आपको हैरत की बात बता रहा हूँ, मैं स्ट्रीट कैट साइकिल चलाता था, मेरे पास कोई वाहन नहीं था उस वक़्त। मैं स्ट्रीट कैट साइकिल से जाया करता था रिपोर्टिंग के लिए, डीएम दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर और सर्किट हाउस में, और स्ट्रीट कैट अपनी बगल में लगा के और अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था। एक बार चौधरी अजीत सिंह आए आगरा और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सारे पत्रकार बैठे हुए थे, तो मैं भी बैठा हुआ था उसी दौरान। हालाँकि ये किस्सा मैं लोगों को कई बार बता चुका हूँ, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो चौधरी अजीत सिंह से जो है हमारे एक पत्रकार थे अशोक अग्निहोत्री, जिनका निकनेम है ताऊ, बोले चौधरी साहब शुरू करो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चौधरी साहब बोले कि भाई ये बच्चा कैसे बैठा हुआ है, कैसे ये? तो सारे लोग हँसे, बोले ये बच्चा नहीं है, ये उजाला अखबार का वीआईपी रिपोर्टर है। तो चौधरी साहब के ये शब्द थे, इतनी कम उम्र में वीआईपी रिपोर्टिंग सौंप दी अखबार ने। बोले ये कम उम्र नहीं है, बहुत मैच्योर है, ये जो खबर लिख देता है, सब बचाते हैं। वो शाम तक जो है अखबार में छप के भी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत कम उम्र में रिपोर्टिंग करने लगा था। और एक और वाक़या मैं आपको बताऊँ, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, ताज महोत्सव लगा, ताज महोत्सव की रिपोर्टिंग दी गई मुझे, तो मैं स्ट्रीट कैट साइकिल चलाता था। तो पश्चिमी गेट से साइकिल निकालता था, पूर्वी में निकाल ले जाता था। अच्छा। और आपको जान के हैरानी होगी, उस दौर में इतनी सिक्योरिटी होती ही नहीं थी। मैंने वहाँ से बैलगाड़ियाँ निकल के आती हुई देखी हैं, ताजमहल के उस गेट से, इधर जो मंडी है ना उधर, हाँ, हाँ। वहाँ के लिए बैलगाड़ियाँ और तमाम सारे वाहन, मतलब बेरोक-टोक वहाँ से
मतलब शॉर्टकट था वो, उसमें से निकाल के ले जाओ। और ताजमहल पे भी यही स्थिति थी। वहाँ पर जो है हम पिकनिक मनाने जाते थे, घर से खाना बना के ले जाते थे और अपने टिकट लिए अंदर गए और आराम से पूरे दिन अपने वहाँ जो है आनंद लिया, पिकनिक बनाई और शाम को लौट आए। तो वो दौर एक अलग ही दौर था, कोई खतरा नहीं था, किसी होटल में जाने में खतरा नहीं था। आज तो पल-पल पे खतरा है, इतनी सिक्योरिटी है, इतनी चेकिंग है। तो बड़े अच्छे-अच्छे अनुभव हैं। और मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तब ना मोबाइल था, ना टेलीविज़न था। और उस दौर में सारी जो पत्रकारिता होती थी, वो मैनुअल होती थी। और जो टाइपिंग वाले जो टाइपराइटर होते हैं, उन पर पत्रकार काम किया करते थे, कंप्यूटर नहीं होते थे। जी। तो मैंने वो भी दौर देखा और आज का दौर भी देख रहे हैं। बड़ी आज में और उसमें क्या अंतर है? बड़ी सुकून की पत्रकारिता होती थी। तो सुन देखिए, जब आप किसी भी पेशे में विचारों को समाहित करके समाचार लिखेंगे या आपके पास थोड़ा-सा वक़्त होगा, तो डेफ़िनेटली आपके काम की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। आज स्थिति ये है, मैं आपको बताऊँ कि जो डिजिटल जर्नलिज़्म शुरू हुई है ना, उसने पत्रकारों की इतनी बुरी हालत कर रखी है, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में। और जो सबसे पहले ब्रेक कर दे खबर को, उसी की खबर सबसे ज़्यादा जो है हिट हिट होंगे और सबसे ज़्यादा उसके व्यूअर्स वग़ैरह होंगे। तो उस चक्कर में किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये एक तरह की ऐसे समझिए खबर को ले उड़ो में जैसी स्थिति है। कहीं से खबर सूँघी, देखी और फटाक से उसको फ्लैश कर दिया। तो उसमें कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं। और सुकून जब पत्रकार का नहीं रहेगा, तो काम तो प्रभावित होगा। ये सुकून भरा पेशा है, ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला पेशा है और इससे समाज के हित के चक्कर में अहित भी हो सकता होता है, हो रहा है ना? तो इसीलिए इस पेशे में थोड़ा-सा मतलब हमें स्लो करना चाहिए, थोड़ा-सा। और वैसे भी हमें ज़िंदगी को भी स्लो करना चाहिए। ईश्वर ने ये बहुत मुश्किल से हमें ये ज़िंदगी मिली है, ईश्वर ने जो दी है, उसमें हम जब सुख-सुकून से कोई भी काम करेंगे, जैसे आपका ही काम है, जब आप सुख-सुकून से करते हो तो कंपैरेटिवली जो प्रोडक्शन है वो बहुत इम्प्रूव होता है और अच्छा होता है। ये फ़र्क है। है। ओके। थैंक यू। सर, बहुत आपने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया और जो नई जनरेशन वो भी बहुत कुछ सीखेगी इससे। क्योंकि कहीं न कहीं जैसे आपने बताया, शुरू में बताया कि मैंने किसी मुद्दे को, किसी भी उसमें पत्रकारिता में जो लिखा, वो किसी को अहित ना हो, किसी को मानहानि ना पहुँचे। तो अगर जो भी आज न्यूज़ रिपोर्टर में या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी है वो इस चीज़ को ध्यान रखे, तो मैं आई थिंक कि जो समाज में जो वैसी जो गलत धारणाएँ फैल रही हैं, वो ना फैले। जी हाँ। तो सर ने बहुत कुछ बताया अपनी जर्नी के बारे में, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगता है पॉडकास्ट तो आप अपने फैमिली में, फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।